नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इसमें हम चर्चा करेंगे न्यू इंडिया यानी संकल्प से सिद्धि तक के बारे में। इसका सूत्रपात 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और उन्होंने कहा था कि अगले कुछ वर्षों में हम भारत को न्यू इंडिया यानी एक नया भारत बनाएंगे, जहाँ समृद्धि होगी, खुशहाली होगी और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ योजनाओं का एक पुष्पगुच्छ तैयार किया। वो जैसी योजनाएं थी जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डिजिटल इंडिया इत्यादि। इन सारी योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से भारत न्यू इंडिया बनने के पथ पर अग्रसर है, इसकी चर्चा हम विशेषज्ञों के माध्यम से इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। आज डीडी बिहार के स्टूडियो में ऐसे दो विशेषज्ञ उपस्थित हैं। चलिए हम उनका परिचय करते हैं। आज हमारे साथ डीडी बिहार के स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण बागी जी हैं। प्रवीण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे दूसरे विशेषज्ञ पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री संजय कुमार जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। हम इन दोनों विशेष अतिथियों से यह समझने का प्रयास करेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि कैसे अलग अलग योजनाओं को शुरू कर और उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि देश के अंतिम आदमी तक वो सुविधाएं न सिर्फ पहुंच सके, बल्कि हर व्यक्ति, अंतिम आदमी भी उन सुविधाओं का लाभ ले सके और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। और जब समेकित रूप से सारे नागरिक अपना अपना योगदान देंगे, तभी भारत एक सशक्त राष्ट्र यानी न्यू इंडिया के रूप में स्थापित हो पाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण बागी जी के पास। प्रवीण सर, आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की है, 20-25 सालों से अधिक का अनुभव है। इस दौरान आपने कई सरकारों को आते जाते देखा, योजनाओं को बनते बिगड़ते देखा, उनको फलित होते देखा। इससे पहले कि एक एक करके हम योजनाओं पर चर्चा करें, एक समेकित रूप से हमारे दर्शकों को बताइए कि जिन 5-6 योजनाओं की अभी हम लोगों ने चर्चा की, उन योजनाओं ने किस प्रकार से एक नई रूपरेखा खींची है, ताकि निकट भविष्य में जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि एक न्यू इंडिया बनाएंगे, उस संकल्प की ओर बढ़ता हुआ कैसे लग रहा है आपको? देखिए, हमारा देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज से 20 साल 25 साल पहले जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, उसमें अगर आप तुलना कीजिएगा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जैसे 20 साल पहले नेट के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि नेट की क्या उपयोगिता है, कैसे इससे आम आदमी का जीवन सरल हो सकता है, इसके बारे में लोगों को जानकारी न के बराबर थी। मगर आज देखिए कि कैसे लोग मोबाइल के माध्यम से नेट का उपयोग कर रहे हैं और पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में है जी। अब आपको बैंक से ट्रांसफ़र करना है, पैसा बैंक में जमा करना है, बैंक से किसी को दूसरे को देना है, तो मोबाइल के माध्यम से आप कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा जी। खबरें पढ़नी है, मोबाइल में खबर पढ़ सकते हैं। टीवी देखना है, मोबाइल में टीवी देख सकते हैं। सरकारी योजनाओं की जानकारी लेनी है, उसके लिए भी मोबाइल में आप ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पूरा दृश्य बदल गया है जी। और ये बहुत धीरे धीरे हुआ। अच्छा। और मतलब यकीन नहीं आता कि अब गांव में जो आदमी भैंस चरा रहा है, वो भी अब यूपीआई का उपयोग कर रहा है। वो जाता है शहर में कहीं कुछ खरीदारी करने, तो नगद देने के बदले वो सीधे ट्रांसफ़र कर देता है। चाहे किसी को पैसा भेजना है तो लाइन में नहीं लगना है, बैंक में नहीं जाना है, यूपीआई से कर दे रहा है। बेटा कहीं बाहर पढ़ रहा है, उसको पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहा है। तो ये एक मूक क्रांति इसको कह सकते हैं कि मूक क्रांति है, बगैर कोई बहुत शोरगुल हंगामा किए। और इसका क्रेडिट अगर देना है तो सिर्फ एक आदमी को दिया जा सकता है, और वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि उनकी जो दूरदर्शी सोच थी। हालांकि एक वर्ग ऐसा जरूर रहा है जो उनकी इस सोच का मखौल उड़ाता रहा है कि ये क्या है, कैसे है, मगर देखिए धीरे धीरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, दिख रहा है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और अब ये जो आलोचना करते थे वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं जी। तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। और नेट के माध्यम से आप घर बैठे अब इलाज करा रहे हैं। ये भी सुविधा उपलब्ध हो गई है कि आप गांव में अपने नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए और वहां से वो कनेक्ट कर देगा आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर से, जिसकी बीमारी का आप इलाज कराना चाहते हैं। वो वहाँ दूर शहर में कहीं बैठा हुआ है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आपसे पूछेगा और दवा आपको बता देगा और पर्ची भी आपको भेज देगा मोबाइल पर।
तो आप अपने पर्ची उससे लोकल निकाल प्रखंड लीजिए। में ही बैठकर आप दूर बैठे विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट से एकदम परामर्श कर सकते हैं, और वो भी निःशुल्क। टेलीमेडिसिन के द्वारा कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। वैसे पहले लोग आते थे शहर में, नंबर लगाइए, 2 दिन 3 दिन रुकिए, फिर तब डॉक्टर साहब देखते थे, तो फिर 4 ठो टेस्ट कराते थे। तो इतनी कठिनाई से अब मुक्ति मिल गई है लोगों की। टेस्ट वगैरह तो अभी भी होते हैं, मगर बहुत सरल हो गया है, प्रक्रिया सरल हो गई है। जी, चलते हैं हम संजय कुमार जी के पास। संजय जी, आप ने अभी प्रवीण बागी जी को सुना कि कैसे इन्होंने बताया कि खास करके डिजिटल इंडिया के संदर्भ में, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि किस प्रकार से बैंकिंग प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और छोटे से पैसे भेजने से लेकर और इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से और ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर हुई हैं। ये जो बदलाव हो रहे हैं संजय जी, इसको आप क्या एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखते हैं या सामान्य परिवर्तन के रूप में देखते हैं, और आपकी दृष्टि में क्या लगता है कि इन सब परिवर्तन से जो संकल्प है वो सिद्धि की ओर पहुंच पाएगा? क्या लगता है? 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो भारत में डिजिटल क्रांति आई जी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों का बहुत सहयोग रहा, जिसमें महिला कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग, कृषि कल्याण विभाग, कर विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैसे ये डिजिटल क्रांति आने से आजकल आयकर भरने में भी बहुत आसानी हो गई है। लोग घर बैठे ऑनलाइन अपना रिटर्न भर देते हैं। आपको आधार कार्ड भी अपना ऑनलाइन बना सकते हैं, और आधार कार्ड अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, पैन नंबर अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये सारी क्रांति आई 2017 में। ये मोबाइल में क्रांति आई। उसके बाद खासकर जब कोविड आया, कोविड के बाद लोगों ने हर घर में ब्रॉडबैंड की सेवा लोगों ने लेना शुरू की, और हर घर जो है वो इंटरनेट से जुड़ गया। और घर पे बैठे बैठे मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसके माध्यम से हर काम आसानी से कर पाते हैं। वो बैंकिंग का काम हो या किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना हो, कहीं एडमिशन लेने के लिए आवेदन देना हो, या कहीं का फी पेमेंट करना हो, और किसी से बात करनी हो। और यहाँ तक तो डिजिटल क्रांति भी आगे कि आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जी, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आई है कि आप बहुत सारे उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया के थ्रू ही उसका उद्घाटन करते हैं। जी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जी, हम आते हैं प्रवीण जी के पास। प्रवीण बागी सर, एक अपने इससे पहले वाली चर्चा में आपने कहा था कि कोई व्यक्ति गांव का प्रखंड जाता है, वहां दिखाता है, और प्रखंड का जो चिकित्सक है उसको किसी दूर शहर में बैठे चिकित्सक से कनेक्ट कर देता है। टेलीमेडिसिन की बात, टेलीमेडिसिन, तो ये स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा ही एक और बड़ा मुद्दा है। एक आयुष्मान भारत योजना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार की कई योजनाएं आई हैं, मतलब अलग अलग बीमारियों से लेकर और इंफ्रास्ट्रक्चरल बदलाव तक। लेकिन इस बीच ये जो आयुष्मान भारत योजना आई, इसको आप भारत में आरोग्य लाने का, एक आरोग्यपूर्ण भारत बनाने की दृष्टि से कैसा मानते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य की चर्चा हुई थी तो मुझे लगा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, ये भी एक बड़ी लोक कल्याणकारी योजना है। वैसे तो निःशुल्क इलाज की व्यवस्था पहले से भी थी। सरकारी अस्पतालों में नाम मात्र फीस पर 2-4 रुपये का पर्ची कटाना पड़ता है और इलाज होता है, दवाएं भी मिलती हैं वहाँ। मगर प्राइवेट अस्पतालों में ये सुविधा नहीं थी। जहाँ गरीब के लिए जाना एक सपना था, वो उतना पैसा जुटा ही नहीं पाता कि वहाँ जाए, मैंने उसके दहलीज पर पाँव भी नहीं रख पाता था जी। और कई बीमारियां ऐसे हैं जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो इसके लिए उसको ज़रूरत थी कि बड़े निजी अस्पतालों में जा कर के और अपना बेहतर इलाज करा सके। तो ये समस्या ये समझी प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने आयुष्मान भारत की योजना लाई जी। और ये हमको लगता है कि इस योजना का और विस्तार किया जाना चाहिए और हर एक नागरिक को कवर किया जाना चाहिए इस योजना में जी।
और सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, जहाँ चाहे वो इलाज करा ले उस लिमिट के अंदर। जी। तो इसका लाभ भी हुआ है। लाखों लाख लोग जो पहले काल के गाल में समा जाते थे इलाज के अभाव में, अब वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज करा रहे हैं और स्वस्थ होकर फिर घर वापस आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, वो योजना प्रधानमंत्री ने लागू कि की। गरीब व्यक्ति भी जाकर और महंगे अस्पतालों में अपना इलाज करा सकता है। जी, संजय जी के पास चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना पर किस रूप में देखते हैं कि कैसे ये सही में जो गरीब वंचित जो बड़ा तबका है भारत में, करोड़ों की जिनकी संख्या है, उसमें एक योजना आता है आयुष्मान भारत योजना, और जिससे करीब 50 करोड़ नागरिक, 10 करोड़ या 12 करोड़ परिवार इससे कवर होते हैं। इस योजना को किस रूप में देखते हैं? इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2016 को हुई थी जी। और इसमें बीपीएल परिवारों को सबसे पहले जोड़ा गया। जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया। और सरकार ने कार्ड बनाने के लिए हर जगह पर सेंटर खोले। गाँव में भी इसके लिए CSC सेंटर हैं जहाँ जाके आयुष्मान भारत कार्ड, गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। जी। और इससे एक बहुत बड़ी क्रांति आई। जैसा हमारे बड़े पत्रकार ने कहा जी कि जो लोग बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पाते थे वो आज बड़े हॉस्पिटल में जा पा रहे हैं और अपना इलाज करा पा रहे थे। नहीं इलाज, पहले उनके पास पैसा नहीं था तो वो इलाज नहीं करा पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन आयुष्मान भारत होने से महंगे इलाज को गरीब आदमी को उपलब्ध हो पा रहा है। और इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी ये रही है कि लोगों की मृत्यु दर इसमें कमी आई है। इन सारे अभियानों के वनिस्पत स्वच्छ भारत अभियान को आप कैसे अलग आंकते हैं, बेहतर आंकते हैं या कैसा आंकते हैं? जी देखिए, स्वच्छ भारत अभियान तो बहुत पहले से चल रहा था इस देश में और स्वच्छता पर बहुत भाषण होते थे और उसके लिए संस्थाएं भी बनी हुई हैं, अभियान चलते थे, मगर वो सिर्फ दिखावे के रहते थे। जी। क्योंकि याद कीजिए कि अब से 5-7 साल पहले कितनी गंदगी रहती थी हमारे मोहल्लों में, घर के आसपास। जी। लोग घर से कचरा निकाल करके सड़क पर फेंक देते थे। अब झाड़ू लग रहा है, नहीं लग रहा है, वैसे पड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है, कुत्ते और गंदे जानवर उस पर घूम रहे हैं। मुख्य सड़कों पर भी। पटना के बेली रोड पर मैं देखता था कई जगह कूड़े का अंबार लगा रहता था। जी। स्टेशन के आसपास तो बदबू आती थी, पटना जंक्शन के आसपास, मगर वो दृश्य अब बदल गया है। अब ऐसा कहीं देखने में नहीं आता है कि जहाँ कूड़े का बहुत अंबार लगा हुआ हो, आप वहाँ से गुजरते समय नाक दबा करके नाक पे रुमाल रख के जा रहे हैं, वैसा दृश्य अब नहीं देखने को आता है। तो इसके पीछे भी प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प है। उन्होंने लाल किले से इसका अभियान और खुद हाथ में झाड़ू लेकर के कई बार उन्होंने किया। उनके मंत्रियों ने झाड़ू लगाई सड़कों पे। तो इससे आम आदमी में एक मैसेज गया कि जब प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकता है तो हम क्यों नहीं साफ सुथरा रखें अपने घर और बाहर को। तो ये बड़ा संदेश तो ये एक बड़ा संदेश था। इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया और लगा कि ये गंदगी नहीं है बल्कि ये बीमारी का घर है और ये हमारे लिए परेशानी का सबब भी है। तो इसलिए अब ये एक सामान्य शिष्टाचार में शामिल हो गया है, लोगों के रोजमर्रा रूटीन में शामिल हो गया है कि भाई हमको साफ सुथरा रखना है। अब उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। लोग खुद से सफाई कर रहे हैं और वो कई योजनाएं बनी हैं कि घर पर वो गाड़ी एक जाती है, उसमें आप घर का कचरा उठा कर हर सुबह उसमें डाल दीजिए और ये दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। सब लोग इंतजार करते रहते हैं और लोगों को मालूम है कितने बजे वो गाड़ी आएगी हमारे दरवाजे पर, वहाँ लोग डाल देते हैं। बच्चे को पहले ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था। ऐसा सोचा ही नहीं था। लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तो है, इतनी सफाई कैसे हो सकती है। अच्छा, इस स्वच्छ भारत अभियान का असर है या क्या है? हम एक आंकड़ा साझा आप लोग से करते हैं कि 2000 इस स्वच्छ भारत अभियान के पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता में भारत की रैंकिंग 66 थी और आजकल 39 है। अच्छा, तो क्या ये रैंकिंग गिरने के पीछे आप स्वच्छ भारत अभियान को योगदान मानते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा योगदान है। इसी वजह से रैंकिंग में हम ऊपर उठे हैं और ये संदेश बिल्कुल लोगों ने ग्रैब किया है उसको और अब लोग एक मैंने कहा कि रोजमर्रा रूटीन में शामिल हो गया। जी, संजय जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है जो इसमें
माननीय मित्र मैंने बताया हमें कि हर रोज गाड़ियाँ आती है, उसमें ये सरकार का ये गाइडलाइन है कि 2 तरह के डब्बे होते हैं, एक ब्लू होते हैं और हरे होते हैं, जिसमें गीला कचरा और एक में सूखा कचरा रखा जाए। जी। और सरकार ने अपने शहर के अंदर उसके डिस्पोजल के लिए भी उसी तरह की व्यवस्था कर रखी है। अच्छा। जिसके कारण आम आदमियों को इस पर परेशानी नहीं हो रही है, उसका डिस्पोजल अच्छे तरीके से हो रहा है और लोग इसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने से, जैसे भारत में अभी इंदौर सप्ताह के में पहले स्थान पे है और अब पटना भी इसकी ओर अग्रसर हो रहा है। आप पटना के अनेक मोहल्लों में घूमे, अब गलियां और सड़कें काफ़ी आपको साफ मिलेंगी। जी, साफ सफाई दिखती है। और इस सप्ताह अभियान का ही देन है कि आज गंगा किनारे जाइए तो आपको काफ़ी स्वच्छ वातावरण का अनुभव प्राप्त होगा। जी संजय जी, एक चीज़ ये साफ सफाई पर बात हुई। भारत गांव का देश है और अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, खेती किसानी यहाँ का प्रमुख पेशा है। तो जब तक किसानों की बात नहीं होती है तब तक हमें लगता है कि एक देश के रूप में समेकित विकास कर पाना असंभव है। 2-3 योजनाएं हैं जिसकी हम लोग चर्चा एक साथ कर लेंगे जो किसानों संबंधित है। कुछ चीज़ें हुई देश में पिछले 2-4 वर्षों में, जैसे एक तो किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया लाया गया, दूसरा किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई, तीसरा स्वामित्व योजना और चौथा फोर्टिफाइड राइस यानी संपोषित चावल, पोषण युक्त चावल। ये जो 4 चीज़ों की चर्चा हमने की, इन चारों से क्या लगता है कि ग्रामीण भारत में इन चारों के माध्यम से कोई सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है किसानों के जीवन में, गरीब बच्चों के जीवन में या जो ग्रामीण समाज है उसके जीवन में, और यह किस प्रकार से न्यू इंडिया बनाने में सहायक होगा, इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? फोर्टिफाइड राइस से लोगों को स्वस्थ बनाया जाएगा। इसे खाने से स्वास्थ्य जो उसमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं जी, वो आपके अंदर जाएंगे। जी, ये फोर्टिफाइड राइस का वो है, वो फूड सेफ्टी एक्ट में उसका पैरामीटर दिया गया है। अच्छा, कि कितने चावल में कितना फोर्टिफाइड राइस मिलाया जाएगा। अच्छा, कितना है कुछ बताएंगे इसके बारे में, हमें जानकारी देंगे? 100 किलो में एक 100 किलो चावल में 1 किलो फोर्टिफाइड राइस मिलेगा। स्वामित्व योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। हाँ। उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए? हाँ, मतलब इसमें गाँव में रहने वाले लोगों को जमीनों का सैटेलाइट में मैपिंग कराया जा रहा और उसके लिए सरकार उनको डिजिटली रूप से वो कार्ड देगी जिसमें उनका ज़मीन का विवरण होगा कि और सरकार के पास ये रिकॉर्ड होगा कि वो संपत्ति का मालिक कौन है। अभी किसानों की बात हो रही है, संजय जी बता रहे थे, किसानों से संबंधित 2 और प्रमुख बातें हैं जिसको भारत सरकार ने हाल के वर्षों में शुरू किया है। एक है नीम कोटेड यूरिया का प्रचलन और दूसरा है किसान सम्मान निधि। और भी कई योजना है, लेकिन इन 2 योजनाओं से इसको आप किस रूप में एक पत्रकारीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक कैसे लाभकारी सिद्ध होगा, इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, किसान सम्मान निधि जो है, तो अब तक तो ये कहा जाता था, सिर्फ कहने को था कि भारत किसानों का देश है जी, और किसान सर्वोपरि है, अन्नदाता है, क्योंकि वही हमें खिलाता है, उपजाता है अनाज तो हम खाते हैं। मगर उनको सम्मान देने के लिए कोई योजना नहीं थी और इस योजना से उनको सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्र की ओर से एक सम्मान है कि भाई आप अन्नदाता हैं तो आपको हम कुछ सम्मानित कर रहे हैं। छोटी रकम है, हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर फिर भी एक भाव उनमें आता है कि हाँ, किसान होना गर्व की बात है, गौरव की बात है, सम्मान स्वरूप राशि मिलती है जी। तो ये फायदा हुआ है कि किसानों में आत्म गौरव का बोध हुआ है और वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं। है ही इसमें आर्थिक सहायता है। इसमें ये है कि जो भी आते हैं उनको, जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उनको प्रति वर्ष 6,000 3 किस्तों में दी जाएगी, लेकिन सरकार ने उसका दायरा 5 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया है। अच्छा, तो एक तरह से और ये लाभकारी हुआ और ज़्यादा किसान अब इसके दायरे में आएंगे जी। और दूसरी योजना जो आप बता रहे थे नीम कोटेड, हाँ, तो ये है कि देखिए यूरिया का नकली खाद बहुत बिक रहा है और दूसरे की कालाबाजारी भी उसकी होती है। जिस काम के लिए यूरिया खाद बना वो नहीं हो रहा था जी। तो नीम कोटेड अब होगा तो उसकी कालाबाजारी रुक जाएगी। जैसे किरासन तेल पहले आता था तो उसको नीला कर दिया गया कि कालाबाजारी बंद हो जाए, तो वो काफ़ी हद तक रुका उस पर। तो उसी तरह ये नीम कोटेड है कि चूँकि सरकारी फैक्ट्री में सिर्फ ये बनेगी जी,
तो वो कहीं दूसरी जगह बिकेगी, जो अधिकृत नहीं है वो बेचेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा कि कहाँ से आया इसके पास। जी। तो ये एक बड़ा फायदा है कि जो कालाबाजारी है जिसके चलते किसान परेशान है, उनके पास तक पहुँच नहीं पाता था खाद, जी। वो अब सहज सरल तरीके से उनके पास पहुँचेगा और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। ये कई सारे माध्यमों से हम लोगों ने दोनों विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, रोगियों के लिए, आम जनों के लिए, युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, जिसकी चर्चा संजय जी और प्रवीण बागी जी कर रहे थे, वे सारी योजनाएं कैसे फलित हो रही हैं, क्रियान्वित करके आम आदमी के जीवन में परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन और समृद्धि लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि संकल्प से सिद्धि के माध्यम से जो न्यू इंडिया बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है वो पूरा हो। हम चाहते थे कि ये जो जानकारी परिपूर्ण चर्चा है वो आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा होती है। आइए हम अपने अतिथियों को धन्यवाद दें। संजय कुमार जी, डीडी बिहार के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण बागी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते थे कि ये परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हमें दीजिए अनुमति। लेकिन डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा, तो देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।